हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पिछले कुछ दिनों से हम एनसीईआरटी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम लोग सिविक्स भी कहते हैं, उसको पढ़ना चालू किया था और फर्स्ट 3 चैप्टर को हमने फिनिश किया था। आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार हम आज 4th चैप्टर को देखेंगे कि 4th चैप्टर में कहा क्या गया है, उसमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं और उसको डीपली बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपने टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है 4th चैप्टर, जिसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इस टॉपिक का अर्थ है कि वैसे कौन सी चीज़ें हैं जो एक सरकार के अंदर शामिल कर दी जाए तो वह सरकार लोकतांत्रिक सरकार बन जाती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाती है, और कौन सी चीज़ों को उससे बाहर निकाल दिया जाए कि वह लोकतांत्रिक सरकार नहीं रह जाती। तो इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। एक लोकतांत्रिक सरकार के कौन कौन से मुख्य एलिमेंट हैं, कौन कौन से तत्व हैं, उनमें क्या प्रमुख बातें होती हैं, सबको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को समझने से पहले आपके बुक में जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसमें एक दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया गया है और वहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि वहाँ पहले कैसी व्यवस्था थी और उस व्यवस्था को चेंज किस प्रकार मिला या किस प्रकार चेंज किया गया। तो उस एग्जाम्पल को पहले हम लोग समझते हैं। तो जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। आप सब जानते होंगे हर प्रजाति के लोग वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे गोरे, सांवले, ब्लैक पीपल, हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर प्रजातियाँ वहाँ पे निवास करती हैं। एग्जाम्पल में देखें तो जैसे श्वेत, जिसको हम लोग गोरे लोग भी कहते हैं, और दूसरा अश्वेत, जिसको काले या सांवले लोग भी कहते हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत के लोगों का रंग कैसा है, कहा जाता है सांवला होता है। ठीक है, तो सांवले भी वहाँ पे हैं दक्षिण अफ्रीका में, काले लोग भी हैं, गोरे लोग भी हैं, मतलब सभी प्रकार की प्रजातियां वहां निवास करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। दक्षिण अफ्रीका जो देश है वह पहले किस कानून से शासित होता था? वहां पे रंग भेद बहुतायत मात्रा में पाई जाती थी, प्रमुखता से वहां रंग भेद का प्रचलन था। ठीक है, रंग भेद आखिर होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो रंग भेद का मतलब है त्वचा या चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। त्वचा या चमड़ी, स्किन के रंग के आधार पे जब लोगों के बीच भेदभाव किया जाए कि वह काला है तो उसे हीन भावना से देखेंगे, वह गोरा है तो उसे अच्छे नज़र से देखेंगे, या वह गोरा है तो उसको अच्छा मानेंगे, काले को हम बुरा मानेंगे। जब इस प्रकार उसके स्किन के कलर से जब भेदभाव किया जाने लगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग रंग भेद कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ के कानून के आधार पर श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों के को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। जैसे मतलब दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोग हैं, अश्वेत लोग रह रहे हैं, भारतीय लोग भी वहां निवास कर रहे हैं, या अन्य प्रजातियां, जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें बॉन्डेशन क्या था उस समय, था कि एक दूसरे मतलब अदर प्रजातियों के साथ अपने प्रजाति से बाहर निकलकर संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। वह संबंध किसी प्रकार का भी हो सकता था, फ्रेंडशिप का हो, फैमिली रिलेशन का हो, किसी भी प्रकार का संबंध अलाउड नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब वहां पे जो अश्वेत लोग थे, जो काले लोग थे, जो सांवले लोग थे, उनको वोट तक देने का अधिकार नहीं था। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। सबसे अच्छी जमीन का अर्थ है मतलब जो पॉश एरिया में जमीन हो, जिसका वैल्यू ज़्यादा हो, तो वैसे जमीनों को आरक्षित कर दिया गया था। किसके लिए? श्वेत लोगों के लिए। आरक्षित का मतलब है कि वहाँ उसका उपयोग अश्वेत लोग कर ही नहीं सकते थे। तो क्या था, वहाँ जमीनें भी आरक्षित थी, अश्वेत लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, और रंग भेद तो चलता ही था। क्लियर? आई होप आपका यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स दिया हुआ है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो दिया हुआ है उसको अब हम लोग देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था सोवेटो।
किस एरिया में था? दक्षिण पश्चिम में एरिया में कौन सा शहर बसा हुआ था? सोवेटो नामक शहर था। क्लियर? तो जो सोवेटो शहर था वहां पे सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। तो सोवेटो शहर में अश्वेत का मतलब क्या हुआ? काले या सांवले लोग। तो जो सोवेटो शहर था वहां पे किस प्रकार के लोग रहते थे? केवल अश्वेत और सांवले लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन नामक एक व्यक्ति था, वह भी कहां पे रहता था? सोवेटो में ही रहता था। मतलब हेक्टर पीटरसन नामक व्यक्ति भी सोवेटो में रहता था। ठीक है। यहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। श्वेत लोग कौन से भाषा बोलते थे? श्वेत मतलब गोरे, अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछेगा आपसे कि दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोग किस प्रकार की भाषा बोलते थे, तो उसको हम लोग कहते क्या है? उसको अफ्रीकांस बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ के दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोग किस प्रकार की भाषा बोलते थे? अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर तथा स्कूल के अन्य अश्वेत बच्चों पर अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। जो श्वेतों की भाषा थी अफ्रीकांस, उसको अश्वेतों को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि अश्वेत लोगों की भाषा कौन सी थी? जुलू। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अश्वेत की भाषा कौन सी थी? जुलू। और श्वेत की भाषा कौन सी थी? अफ्रीकांस। तो जैसा आप यहां देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? श्वेत बच्चों पर अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि अश्वेत बच्चे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। तो जो वहां की श्वेत लोगों की भाषा थी उसको जोर डाला जा रहा था अश्वेतों को कि आप अफ्रीकांस भाषा ही सीखें, और जबकि अश्वेत लोग हैं वह अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। क्लियर? नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसी के संबंध में जब उन लोगों पे जोर डाला जाने लगा तो हेक्टर अपने साथियों के साथ अफ्रीकांस सीखने के विरोध कर रहा था। मतलब जब उन लोगों पे जोर डाला जाने लगा तो हेक्टर अपने साथियों के साथ अफ्रीकांस सीखने के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहा था। वहां की पुलिस विरोध कर रहे बच्चों पर गोलियां चला दी। जितने भी अश्वेत बच्चे उसका विरोध कर रहे थे कि नहीं हम अफ्रीकांस भाषा नहीं सीखेंगे, उन पर वहां की पुलिस ने गोलियां चला दी। तथा इस घटना में हेक्टर मारा गया। जो हेक्टर था वह इस घटना में मारा गया था। और यह घटना कब हुई थी? तो यह घटना 16 जून 1976 की है। क्लियर? तो यहाँ से आप लोग क्या क्या इस कहानी से आपने क्या क्या सीखा, या इस कहानी से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि सोवेटो नामक शहर किस देश में है? तो आप लोग क्या कहेंगे? दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले श्वेतों की भाषा, गोरे लोगों की भाषा कौन सी थी? तो वह अफ्रीकांस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि अश्वेतों की भाषा कौन सी थी दक्षिण अफ्रीका के? तो वह क्या होगा? जुलू हो जाएगा। और किस व्यक्ति को गोली वहां प्रदर्शन करने के दौरान मार दिया गया था? तो हेक्टर नामक व्यक्ति था। यह घटना कब की है? जून 1976 की है। 16 जून 1976 की है। क्लियर? तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। रंग भेद के बारे में मैंने आपको पीछे बताया कि वहाँ पे कितनी प्रमुखता से रंग भेद चलता था। वहाँ एक बच्चे की जान भी ली गई थी क्योंकि वह रंग भेद के खिलाफ या उनकी भाषा को सीखने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। तो वह जो रंग भेद है उसको समाप्त करने के लिए सबसे अहम योगदान किसने दिया? नेल्सन मंडेला ने दिया, जो कि रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किए। आगे क्या है? अंततः उनके संघर्ष के बाद अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। जो नेल्सन मंडेला थे वह बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और उनके लंबे संघर्ष के बाद 1994 ईस्वी में क्या हुआ? उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना। तब से अब सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि एक लोकतांत्रिक देश वही होता है जहां पे हर प्रजाति, हर जाति, हर व्यक्ति को बराबर अधिकार मिले हर क्षेत्र में। तो जब दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बना तो आप लोग ऑटोमेटिक है कि वहां पे रंग भेद समाप्त हो गया। क्लियर? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि कांग्रेस शब्द जो है हर जगह आता है, भारत में भी कांग्रेस है और भी उन्होंने कांग्रेस सुना होगा। तो
कांग्रेस का अर्थ क्या होता है तो उसको हम लोग समझते हैं। कांग्रेस का अर्थ होता है अ ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स। अ ग्रुप ऑफ मतलब डेलीगेट्स का समूह होता है। अब कंफ्यूजन होगा डेलीगेट्स क्या होता है, तो डेलीगेट्स वे लोग होते हैं जो एक समूह के लिए निर्णय लेते हैं। जैसे हमने किसी विधायक को चुना तो विधायकों का समूह एक डेलीगेट्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए जो भी निर्णय होंगे वही लेते हैं। तो कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ डेलीगेट्स। और एक चीज और, जो नेल्सन मंडेला है, इन्हें 1993 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्लियर? आई होप आपका ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब तक हमने दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल देखा और वहाँ देखा कि वहाँ कैसी स्थिति थी लोकतांत्रिक देश बनने से पहले। अब हम लोग एक्चुअल जो आपका टॉपिक है, जो आपका लेसन का नाम है, उसको हम लोग समझेंगे कि आखिर वह है क्या। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ था, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा कौन सा मुख्य तत्व है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको हम लोग अगर उस सरकार से बाहर निकाल दें तो वह लोकतांत्रिक सरकार नहीं रह जाएगा, या ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको किसी भी सरकार के अंदर अगर हम शामिल करते हैं तो वह एक लोकतांत्रिक सरकार बन जाता है। तो हम लोग उसको एक मुख्य फैक्टर को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, हेडिंग में मैंने दिया है भागीदारी। आखिर भागीदारी क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो भागीदारी किसी भी चीज़ के अंतर्गत पार्टिसिपेशन से इसका अर्थ है, मतलब आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना क्या योगदान देते हैं। तो अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो योगदान है, जो सबसे बड़ा भागीदारी है, वह जनता का होता है। और लोकतंत्र तभी लोकतंत्र बन पाता है जब वहाँ जनता सक्रिय रूप से भागीदार हो। एक किसी भी अलोकतांत्रिक देश जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, अगर वहाँ की बात की जाए तो वहाँ जनता भागीदार नहीं बन पाती, और मेन कारण यही रह जाता है कि वह एक लोकतांत्रिक देश नहीं बन पाता है। तो मेन फैक्टर, मेन तत्व क्या हुआ, भागीदारी। जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे, जो पॉइंट है, वी नो दैट भारत की जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है तथा यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। अगर हम भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में आप जानते हैं कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है तथा उन चुने प्रतिनिधियों से यह आशा की जाती है, यह अपेक्षा रखी जाती है कि जो भी वे निर्णय लें वह जनता के पक्ष में हो, जनता के हितों के लिए हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ की सरकारें एक निश्चित समय के लिए चुनी जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर निश्चित समय के लिए नहीं चुनी जाए, अगर एक बार चुन लिया जाए और वह यह समझ ले या वहाँ का यह नियम हो कि एक बार चुने जाने के बाद जीवन पर्यंत उनकी ही सरकार रहेगी, तो वह एक लोकतांत्रिक देश नहीं रह जाएगा। वहाँ जनता की भागीदारी ही खत्म हो जाएगी, वे अपने मनमाने करने लगेंगे। तो यहाँ समझने की बात क्या है कि जो भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ जो भी सरकार बनता है वहाँ सरकार का एक लिमिट समय होता है, एक निश्चित समय होता है। और अगर भारत का उदाहरण देखें, भारत की बात की जाए तो वह निश्चित समय कितने वर्षों की है, 5 वर्षों की है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या है उसको समझते हैं। चुनाव का वक्त वह समय होता है जब जनता, जो वोट देने वाली जनता है, जो देश की जनता है, वह अपने ताकत को महसूस करती है, समझती है। कैसे? आप सब देखते होंगे, जो हमारे यहाँ नेता चुने जाते हैं, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वे 5 साल के अंतर्गत आए या ना आए, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो जिसको जानते भी नहीं है उनको दंडवत करने लगते हैं, प्रणाम करने लगते हैं, भैया दादा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वे इस बात को समझते हैं कि जो यहाँ एक्चुअल राजा है, जो एक्चुअल पावर है, वह जनता के हाथों में है। एक बार तो चुन गए, लेकिन अगर उनसे हम बना कर नहीं रखे, उनके हितों की रक्षा न करें, तो हो सकता है कि दोबारा वो हमें न चुने, उनको चुनाव के माध्यम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो एक्चुअल शक्ति
जो जनता की होती है वह कब महसूस की जाती है? चुनाव के समय ही पता चलता है कि एक्चुअल शक्ति क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, इस तरह नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। मैंने आपको बताया कि नियमित चुनाव होंगे तभी लोगों का नियंत्रण सरकार पे बना रहेगा। क्यों? कि अगर चुनाव नहीं होता है तो वे तो समझ लेंगे कि अब चुनाव होना ही नहीं है, एक बार हमको चुन लिया गया तो अब जनता के हित की रक्षा करने से कोई मतलब ही नहीं बनता। वे अपने हितों की रक्षा करने लगेंगे, वे केवल अपने हितों की रक्षा करने लगेंगे, क्योंकि उनके मन में यह धारणा बन जाएगी कि हमें एक बार चुन लिया गया, अब दोबारा चुनाव होना ही नहीं है, तो जनता की शक्ति वहां पे खत्म हो गई। तो मेन पॉइंट क्या निकला कि इस तरह के नियमित चुनाव, किसी भी लोकतांत्रिक देश में नियमित चुनाव ही वह माध्यम है, वह मेन तथ्य है, वह मेन तत्व है, मेन फैक्टर है जो सरकार पर नियंत्रण बनाकर रखती है। क्लियर? आई होप आपका यह सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके आगे क्या बात कही गई है। अब हम लोग देखेंगे कि भागीदारी के अन्य तरीके क्या हो सकते हैं। एक भागीदारी का तरीका तो हमने समझा कि 5 वर्षों में जो चुनाव होता है, तो चुनाव एक ऐसा माध्यम है जिसमें जनता प्रमुखता से भागीदारी लेती है और अपनी शक्ति को भी आभास करती है। लेकिन अगर हम केवल चुनाव के भागीदारी पर निर्भर करें, तो मान लीजिए कोई सरकार आज कुछ निर्णय ली और हमको उसका विरोध करना है, उसके विपक्ष में कुछ अपनी राय रखनी है, तो केवल चुनाव माध्यम रहे तो फिर हमें 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो अन्य तरीके भी हैं और वे अन्य तरीके क्या हो सकते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकारों के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी तरीके हैं। क्या है उनको समझते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। सरकार कोई कार्य कर रही है, कुछ निर्णय ले रही है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो सबसे प्रमुख बात तो वह निकलती है कि जनता उसमें रुचि ले, इंटरेस्ट ले कि सरकार कर क्या रही है। तो फर्स्ट आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और अगर जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है वह जनता के पक्ष में है, जनता के भलाई के लिए है, या जनता के विपक्ष में, या जनता के हितों की रक्षा नहीं कर रही है। तो जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको इन सभी बातों को क्लियरिटी मिलेगी। और जब हितों की रक्षा नहीं होगी तो क्या किया जाएगा, तो जनता के द्वारा क्या किया जाएगा, उनकी आलोचना की जाएगी, उनके निर्णयों को विरोध किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, और उस माध्यम से सरकार को यह अवगत कराया जाएगा कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वह हमारे पक्ष में, हमारी हितों की रक्षा नहीं कर रही है। क्लियर? अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगस्त 2005 में सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया। लोगों के विरोध के बाद सरकार ने बढ़े किराया को कम कर दिया। अगस्त 2005 में सरकार के द्वारा बिजली का किराया बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो बढ़े किराए के खिलाफ लोगों ने क्या किया, प्रदर्शन किया, हस्ताक्षर अभियान चलाए और जमकर उसका विरोध किया। जब सरकार को यह मालूम चला कि बढ़े किराए पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अंततः सरकार को क्या करना पड़ा, बढ़े हुए किराए को कम करना पड़ा। अगर रिसेंट का एग्जाम्पल देखें तो आप लोग जानते हैं रिसेंटली किसानों के लिए बिल लाया गया था और उसका विरोध किसानों ने जमकर किया, तो सरकार को अंततः क्या करना पड़ा, लाए गए बिल को वापस लेना पड़ा। तो क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन सरकार के निर्णयों के खिलाफ अपने इच्छाओं को जाहिर करना, यह एक और तरीका हो सकती है कि आप सरकार के कार्यों में, लोकतांत्रिक देश में अपनी भागीदारी को प्रमुखता से सामने रख रहे हैं। क्लियर? आई होप आपका यह सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब आपके चैप्टर में एक टॉपिक दिया गया है कि विवादों का समाधान किस प्रकार किया जाए, तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, विवादों का समाधान। तो यहाँ पॉइंट जो लिखा हुआ है, विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार, खासकर पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि आपसी टकराव न होने दे। जब भी हमारे समाज में विवाद होता है, या दो धर्मों के बीच विवाद हो, दो पर्सन्स के बीच विवाद हो, तो जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि उस विवाद को
सोल्व करने के लिए हिंसा का प्रयोग कर लिया जाता है, जो कि कतई अच्छी बात नहीं है। हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बट आप ऐसी स्थिति अपने समाज में देखते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हिंसा का प्रयोग कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सरकार की यह जिम्मेदारी है और खासकर पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि इन उत्पन्न होने वाले हिंसा को समाधान किया जाए और इसको दबाया जाए। क्लियर। और आप सब जानते हैं होंगे कि पुलिस जो है वह भी एक सरकार का ही भाग होता है। ठीक है। तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो उत्पन्न होने वाले हिंसा, जो हमारे समाज में हिंसा उत्पन्न होती है, उसका समाधान किया जाए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट लिखा हुआ है, कभी कभी नदियां भी विवाद का कारण बन जाती हैं। अब नदियां विवाद का कारण कैसे बन जाती है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जब आप अपने भारत के मानचित्र को देखेंगे तो आप सब जानते हैं इस स्थान पे क्या है, कर्नाटक है, और यहाँ नीचे में है आपका तमिलनाडु। तो जो कर्नाटक और तमिलनाडु है, तो कर्नाटक में एक बांध है, उसका नाम है कृष्णराज सागर बांध। क्या नाम है? कृष्णराज सागर बांध। और एक बांध तमिलनाडु में है, उसका नाम है मेटूर बांध। और दोनों बांध कावेरी नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे? कावेरी नदी पे बना हुआ है दोनों बांध। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि कर्नाटक ऊपर में है और नदी का बहाव ऊपर से लेकर नीचे तक नीचे जाता है। तो जो कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध बना हुआ है वहाँ पे पानी तो पहुँच जाता है, लेकिन मेटूर बांध जो तमिलनाडु में बना हुआ है वहाँ पानी तभी पहुँचेगा जब कृष्णराज सागर बांध से उस पानी को छोड़ा जाए। तो कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि दोनों राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि दोनों राज्य चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में रहने वाली जनता को भरपूर मात्रा में पानी मिले। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जब ऐसा विवाद दो राज्यों के बीच उत्पन्न हो जाता है, तो केंद्र सरकार इसमें अपना जज की भूमिका निभाती है और केंद्र सरकार दोनों राज्यों के बीच पानी का बंटवारा करती है। तो इसमें भी क्या किया गया? समस्या का समाधान किया गया। क्लियर। अब मन में आप एक बात उत्पन्न होगा कि आखिर यह समस्या का समाधान करने के लिए कुछ नियम और कानून तो होते ही होंगे। तो कैसे समस्या का समाधान किया जाता है? चाहे वह दो पर्सन्स के बीच हो, दो धर्म के बीच हो, समाज में किसी तबके के बीच हो, या दो राज्य के बीच समस्या हो। तो ऐसी समस्याओं का समाधान, आप जानते हैं हमारा देश भारतीय संविधान से चलता है और संविधान में कुछ नियम और कानून लिखे गए हैं। तो उन्हीं नियमों और कानूनों के आधार पर इन सारे होने वाले समस्याओं का समाधान किया जाता है। क्लियर। आपका ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ छोटे छोटे बात बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। एक मेन पॉइंट जो आपके चैप्टर में बचा हुआ है वह है, उसको हम लोग देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। जितने भी लोकतांत्रिक सरकार होती हैं उनके लिए प्रमुख बात, तो उनके लिए मेन फैक्टर क्या होता है? उनका न्याय और समानता के लिए वचनबद्ध होना। न्याय और समानता का तात्पर्य क्या है उसको समझते हैं। अगर न्याय हो तो सभी के लिए समान न्याय हो। अगर एक जुर्म दो पर्सन्स करते हैं तो दोनों पर्सन्स के लिए न्याय व्यवस्था वह क्या हो? समान हो, एक हो। और समानता मतलब दो पर्सन्स हैं तो उन दोनों को समान माना जाए, उनकी भागीदारी हर चीज में समान हो, या उनको अवसर समान दिए जाएं, इक्वल दिए जाएं। क्लियर। और लास्ट पॉइंट है, न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब न्याय जहां आएगा वहां समानता आएगा ही आएगा, और या जहां समानता आए वहां न्याय आएगा ही आएगा। क्लियर। तो न्याय और समानता को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। आपका 4th चैप्टर भी पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का समाप्त हुआ। आई होप आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमारे घट रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मेरा आपसे पहले भी प्रॉमिस था, आगे भी प्रॉमिस रहेगा। हमारे सब्सक्राइबर 4 हो, 40 हो या 40,000 हो,
मैं उतनी ही लगनता के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो आप लोग जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं, जिनको लग रहा हो कि मैं उनके ज्ञान में या उनके किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर पा रहा हूँ, कुछ अपना योगदान दे पा रहा हूँ, तो वे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।